रसोई में उतना खर्चा नहीं हो रहा है जितना मुझे बिजली बिल देना पड़ रहा है। आज समझ में आ रहा है कि हमारे ककक सरकार अच्छा रही से। जो मौजूदा कांग्रेस सत्ता से जब बाहर हो चुकी है तो 3 भागों में बटी हुई है। कांग्रेस में सब इनके हैं। आपने टिकट के लिए इस्तीफा दे दिया। सर मेरे साथ थोड़ा सा गलत हुआ है कि सिटिंग पार्षद की वाइफ को टिकट मिल गया, जो घरेलू है, जो कभी हमारे पार्टी में नहीं आई। आपको लग रहा है कि बिजली बिल का मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि आमतौर पर किसी को कोई सुविधा दे दी जाए और फिर उसे वापस ले ली जाए, ये बड़ा कठिन काम होता है। तो जिस हिसाब से आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 400 यूनिट तक फ्री रखा, उसके ऊपर का पैसा लगता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज क्या है कि भारी दबाव में 100 यूनिट से 200 यूनिट किए गए, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं हुआ है। लागू तत्काल हो गया था, लेकिन जब वापसी हुई है तो वापसी अभी भी नहीं हो पाई है। वो पुराने ही बिल आ रहे हैं अभी भी लोगों के। तो लग रहा है कि इस पे कहीं जनता कहीं क्यों नहीं उतर रही है। यार ये पार्टियां खड़ी होती हैं, लेकिन पार्टी के साथ जब तक जनमत नहीं होगा, किसी भी राजनीतिक दल के साथ, सामाजिक संगठन के साथ, तो ऐसा क्या कारण है कि जनता सड़क पर नहीं उतर पा रही है? सर अगर मैं बात करूं तो आपको बताना चाहूंगी कि गांव में आप देख रहे होंगे कि हल्ला तो है, जनता आ रही है, सामने बोल रही है, और कहीं ना कहीं ये जो बिजली बिल का है ये सब पे भारी पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सबके मतलब रसोई में उतना खर्चा नहीं हो रहा है जितना मुझे बिजली बिल देना पड़ रहा है। सिलेंडर का तो छोड़ दीजिए, सिलेंडर की बात कही जाती थी कि 500 रुपए में मिलेगा, क्या हो रहा है आप देखिए, आज ब्लैक में लोग लेने जाते हैं, 1500 रुपए में सिलेंडर ले रहे हैं। और बिजली बिल का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है सर। आज कहीं ना कहीं बिजली बिल को लेके लोग सड़कों पे हैं। आज हम जब जाते हैं तो हमारे पीछे 4 लोग खड़े होके बोलते हैं कि बिजली बिल क्यों इतना आ रहा है भाई, क्यों सरकार इतना जुल्म कर रही है। आप मुझे बताइए, एक टेबल फैन चलाने वाले के यहाँ, एक पंखा चलाने वाले के यहाँ अगर 4-5 हजार बिजली बिल आ रहा है सर, तो क्यों आ रहा है? भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो लोग खुश थे सर। बहुत सारे जो सरकार ने जो नियम लाए थे, जो लोगों जनता के बीच में जो चीजें जा रही थी, उससे पब्लिक बहुत खुश थी। और कहीं ना कहीं आज मुझे देख लीजिए, बिजली बिल का मुद्दा अगर मैं बात करने भी जाती हूँ, लोग मेरे घर का ही मुद्दा बता दूं सर, मैं बाहर क्यों जाऊं? मेरे घर का ही बिजली बिल 5-6 हजार 7 हजार रुपये आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं मानती हूँ, मैं एसी भी चलाती हूँ, चलिए मैं मानती हूँ, मैं चीजें यूज कर रही हूँ, फिर भी इतना बिजली बिल कैसे आ सकता है? तो कहीं ना कहीं लोग सड़कों पे हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। आज इन्होंने चलिए नियम लागू कर दिया कि हमने इतने यूनिट कम कर दिए। सर कहाँ कम कर दिए? अभी भी कागजों में पड़े हैं। कहाँ कम आ रहा है? किसके यहाँ का बिजली बिल कम आ रहा है? स्मार्ट मीटर की ये बात करते हैं, स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, और इसी स्मार्ट मीटर ने तो लूट मचा रखी है। आप स्मार्ट काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट में बैठ के कितना स्मार्ट काम कर रहे हो कि लोग बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन जब बिजली बिल आता है तो लोगों को फिर से समझ में आता है, नहीं ये तो अभी तक नियम कागज में रह गए हैं, हमारे यहाँ के बिजली बिल मैडम फिर 4000 आ गए। तो सर आप मुझे बताइए कि बिजली बिल का जो मुद्दा है बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आने वाले समय में ये सड़कों पे भी लोग उतरेंगे, अभी भी उतर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों की जेब पे मार पड़ रही है, आर्थिक दृष्टिकोण बिगड़ रहा है, और कहीं ना कहीं यह मुद्दा सर आने वाले समय में बहुत भयावह होने वाला है। स्मार्ट मीटर की आपने बात की। स्मार्ट मीटर लगा जरूर दिया है सरकार ने। स्मार्ट मीटर का जो फंक्शन है, जो मैं जानता हूँ, समझ पा रहा हूँ कि उसमें बिजली बिल आपको प्रीपेड चलेगा। तो अभी तो स्मार्ट मीटर का यूज नहीं वैसा हो रहा है, केवल रीडिंग हो रही है। तो स्मार्ट मीटर से कौन सी मार पड़ रही है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ अभी। सर स्मार्ट मीटर लगाया ही क्यों गया, आप पहले ये सोचिए। स्मार्ट मीटर लगाया ही क्यों गया भाई? अगर आप लोगों ने उसको चालू नहीं किया है, यहाँ पर उसका उपयोग ही नहीं है, तो आपको घरों घर स्मार्ट मीटर लगाने का कोई मतलब नहीं था। सरकार इतनी भी तो बेवकूफ नहीं है ना सर, कुछ सोच के स्मार्ट मीटर लगाई है, और बिजली बिल वहीं से खप रहा है, हमारी यूनिट वहीं से बढ़ रही है, चोरी हो रही है बिजली की, और कहीं ना कहीं वो इंक्लूडेड होके ही बिजली बिल आ रहा है ना। तो स्मार्ट मीटर अगर आपने लगाया है
तो ऐसा तो नहीं है कि वो बाद में प्रीपेड करेंगे तभी चालू होगा। अभी भी देखिए, स्मार्ट मीटर लगने के बाद लाल बटन जलती है, लाइट बंद होने के बाद भी वहां की लाल बटन जलती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जब आप लोग उतरते हैं धरातल पे, तो स्मार्ट मीटर अगर गवर्नमेंट लगाई है तो किस लिए लगाई होगी? भाई जो चीजें बाद में होनी है, प्रीपेड चलिए मैं बाद में कराती हूँ, 3,000 का प्रीपेड मैंने करा दिया, बाद में मुझे सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए तो मैं बाद में कराऊंगी ना। अभी से घरों घर जबरदस्ती करके स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब क्या था? कारण तो यही है ना कि घूम फिर के उनको बढ़ोतरी करनी है बिजली बिल में। वो स्मार्ट बन गए, गवर्नमेंट स्मार्ट है, जनता बेवकूफ है। और जनता आज भी बेवकूफ बनते आ रही है, कल भी बेवकूफ बनते आएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सर, नियम लागू कर देती है, चीजें थोप देती है जनता पे और कहती है कि भाई हमने तो अभी इसको स्टार्ट नहीं किया है, हमने तो अभी इसको चालू नहीं किया है। तो भैया जब आपने चालू किया ही नहीं है तो इतने बिल क्यों आ रहे हैं? ये सोचने वाला विषय है। आपने भी बातचीत के क्रम में कहा कि भूपेश सरकार में लोग बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, फिर सरकार क्यों हार गई चुनाव? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, इसका उत्तर भी मैं देना चाहूंगी। देखिए सर, कहीं ना कहीं आज जब सरकार बनती है और जाती है, हम एक तरफ तो कहते हैं कि जनता का हाथ है, बिक जाती है 500 रुपये 1,000 में। आपको भी पता है सर, वोट भेज देती है जनता। जिस जनता के लिए आज भूपेश बघेल की सरकार ने लगातार लड़ाई लड़ी, जिनके लिए जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ी, आज भूपेश बघेल जी की सरकार में जो जनता थी बहुत खुश थी। साम दाम दंड भेद सब तरफ से खुश रही है जनता। सरकार जाने का एक रीजन ये भी है कि हम भटक जाते हैं, जो हमारे वोटर्स हैं वो भटक जाते हैं। कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट जब आता है तो आप मुझे बताइए कि हमारी जो मासूम जनता है, अब मैं कहना चाहूंगी कि मासूम मैं इसलिए भी नहीं कहूंगी कि जब वो भुगतती है तो समझ में आता है कि आज हमने क्या खो दिया। आज समझ में आ रहा है कि हमार ककक सरकार अच्छा रही से, हमार भूपेश बघेल के सरकार अच्छा रही से। तो अब याद आ रहा है जनता को, उस समय याद करना चाहिए जिस समय लोग वोट मांगने जाते हैं और 500 1,000 में रुपए में उनके वोट को खरीद के उनकी तुलना करते हैं कि तुम इसी के लायक हो। ये चीजें होनी नहीं चाहिए जो होती है। दूसरी बात ये सर, सोच का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आज आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम खेला लगातार महिलाओं के ऊपर कि भाई महतारी वंदन योजना चालू कर दिए, एक लालच तो ही है सर। आपने 1,000 दे के एहसान किया क्या महिलाओं के ऊपर? उससे ज्यादा तो आपने बिजली बिल में ले लिया, उससे ज्यादा तो आपने कमा लिया। आज कहीं ना कहीं महिलाएं उसमें फंस गई। तो ये जो सरकार, जो लालच उनको दिया जाता है अपोजिट पार्टी, तो जनता को भी रुकना पड़ेगा, उनको भी अपने वोट को संभाल के रखना पड़ेगा, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि उनका हित किस में है। तो जनता तो सर भोली भाली है, लेकिन बहुत सारी जनता जानबूझ के ये काम करती है। लेकिन आने वाले समय में फिर करवट बदलेगी, फिर मौका आएगा, फिर मौका मिलेगा कांग्रेस को काम करने का, लेकिन जनता को भी तो उतना साथ देना पड़ेगा ना। आपने एक तरह से फ्रीबीज या प्रलोभन की बात आपने की। जी। मेरे मन में आपसे बात बता रही थी, उसमें दो सवाल मेरे मन में आए कि इसके पहले जब 18 की चुनाव कांग्रेस जीती थी तो कांग्रेस ने किसानों को प्रलोभन दिया था एमएसपी बढ़ाकर देने का। एक प्रलोभन तो उन्होंने भी दिया था, जनता तब भी बेवकूफ मानी जाए। तो सर प्रलोभन इस प्रलोभन में, और वो वादा था, वादा किए थे जो निभाए हैं किसानों के लिए। बराबर भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। मैंने आपको अभी बोला ना सर, 500 और 1,000 रुपये ये खेला होता है, आपको भी पता है। लेकिन हमने तो वादा किया था, वादा को तो पूरा किया ना भूपेश बघेल की सरकार ने। किसानों के लिए भी क्या किया सर? बहुत अच्छे काम किए हैं, किसानों के हित में काम किए हैं। मैं जमीनी स्तर की प्रलोभन की बात कर रही हूं, जो मैं खुद उतर के देखती हूं। मैं कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी जुड़ी हूं। आज 500 रुपये आप किसी को दे दीजिए, आपका काम यूं होगा, मैं आपका आदमी हूं, मैं आपके लिए करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं तो बैठा हूं। और अगर कहीं ना कहीं आप मेरे आदमी हो तो उस 500 में आप तो बिक गए। लेकिन भूपेश बघेल की जो सरकार की आप बात कर रहे हैं, किसानों को प्रलोभन नहीं दिया गया था, वादा किया गया था, जिस वादे को भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा तो किया। आज आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कितने अपने वादे में अडिग है,
कितना अपना वादा निभा ली। सर एक महतारी वंदन योजना देने से, लागू कर देने से हो गया? आज जनता परेशान है। आज हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहा है? चाकूबाजी पुर बोला जाता है, चाकू चाकू, मर्डर्स, रेप, बलात्कार, छेड़छाड़, इस पे भी तो अंकुश लगना चाहिए अगर सरकार आ गई है तो वादा तो इन लोगों ने भी किया था सर, वादा कहाँ पूरा किए हैं? आप मुझे बताइए, मैं भी तो एक महिला हूं, लगातार फील्ड में काम करती हूँ, जमीनी स्तर पे उतर के लोगों के मुद्दों के लिए लड़ती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी खतरा है। मुझे भी एक दो बार वैसे भी देखिए धमकियां तो सबको मिलती है, मैं भी राजनीतिक क्षेत्र से हूं, मुझे भी तो जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन उस चीजों को मैंने अकेले सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं पब्लिक प्लेस में उसको लेके आऊं या मैं कोई इश्यूज बनाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उस फील्ड से हूं, तो सर मुझे भी डर लगता है। अभी जो गवर्नमेंट जिस तरीके से कर रही है, बहुत हल्के में काम कर रही है, मुझे भी डर लगता है। तो ये वादे किए हैं तो पूरे कहाँ किए हैं, आप बताइए। आज की तारीख में सारी पार्टियां सदस्यता अभियान चलाती हैं जी। जो सदस्य होते हैं ये माना जाता है कि उनके वोटर हैं। कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, योगी जी की अपनी एक पार्टी है उनके भी हैं। यही कारण है कि वोट सबको मिलता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन कुछ ऐसे जनता होती है जो कि किसी पार्टी का सदस्य नहीं होती है, वो निर्णायक वोट होती है। तो वोट तो फिक्स है, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो सदस्य हैं दोनों पार्टियों के। जो न्यूट्रल वोट है तो इसका मतलब वही वोट बिकता है। एक दूसरी बात है कि भूपेश बघेल जब सरकार में थे तो पैसे की कमी तो नहीं थी, वोट वो क्यों नहीं खरीद पाए? मैं समझना चाह रहा हूं इन चीजों को। इसमें मैं भी बताना चाहती हूँ, हमने तो काम किया था ना, हम तो काम के दम पे हम बात करेंगे ना। हमारी सरकार ने काम किया था, कांग्रेस की सरकार ने काम किया था, तो काम जो है सर बोलता है। पब्लिक पे जब पत्रकार जाते थे, जब वहां पर फीडबैक लेते थे, तो एक ही बात खुल के निकल के सामने आती थी कि अब की बार कांग्रेस फिर से रिपीट हो रही है। आप तक भी ये बातें आई होंगी, आप भी यहाँ पर बैठ के सारी चीजें देख रहे हैं। तो हमने जब काम किया तो हम क्यों वोट खरीदेंगे? हम क्यों किसी को पैसे देंगे? हम क्यों जमीनी स्तर पे जाके लोगों को बोलेंगे भैया ये लो रखो 1,000 रुपया? भूपेश बघेल की सरकार ने तो काम किया था ना, काम के दम पे हमने वोट मांगे ना। दूसरी बात, आपने कहा कि जो न्यूट्रल वोट है, जो ना बीजेपी डालते हैं ना कांग्रेस डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में वो बेल्ट हो जाते हैं, वो नोटा में दबा तो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर 100 वोट है, चलिए फॉर एग्जांपल 100 वोट नोटा में नहीं दबाएंगे, कुछ 50 वोट इधर भी आ सकते हैं, 50 वोट इधर भी जा सकते हैं। ये आप किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो अंदाजा नहीं लगा सकते हो ना, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में एक वोट भी बहुत मायने रखता है। तो भूपेश बघेल की सरकार ने जमीनी स्तर पे लोगों को अगर जाके बात भी किया तो भाई काम किया है ना हमने। आज हमने गोठानों को बंद थोड़ी किया, आज हमने बिजली बिल भाई किसी के ऊपर इतना थोड़ी कि उस समय सर बिजली बिल 500-600 आता था, आज वही जस्ट डबल आ रहा है। तो आज कहीं ना कहीं सरकार ने तो काम किया था, भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया था, तो वोट उनको खरीदना नहीं पड़ा, वो जनता खुद दिल से भाई चाहती थी। आज पछता रही है ना कि अगर हम गलती ना किए होते, अगर हम अपने वोट को ना बेचे होते, अगर हम 500-1,000 में नहीं गए होते, हम बीजेपी का बात नहीं माने होते, उनके लोगों का बात नहीं माने होते, तो आज भूपेश बघेल की सरकार बिल्कुल होती। एक गोठान का आपने जिक्र किया तो मैं गोठान पे चर्चा करूँ। गोठान भी बहुत विवादों में रहा। बीच में एक बयान खुद भूपेश बघेल का था कि गर्मियों में गोठानों में गाय नहीं रहती हैं, और बीजेपी ने तंज भी कसा था तो क्या शिमला चली जाती हैं, सरकार उनको शिमला भेज देती है। गोठान होते हुए गोठान का जो दो मकसद था, एक था कि गोठान से जो जुड़े लोग हैं उनकी आर्थिक समृद्धि हो, गोबर की खरीदी भी इसीलिए की गई, गोबर से कई तरह के सामान बनाए गए। और लेकिन जो गोठान मुख्य रूप से जो बनाए गए थे, जो शुरुआती दौर में कहा गया था कि इससे गाय सड़कों पे नहीं नजर आएंगे, लेकिन उस दरमियान भी गाय सड़कों पर थी, जैसे आज हैं वैसे तब भी थी। तो उसके औचित्य पे भी सवाल खड़े हुए। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए सर, गोठान जो है वो भूपेश बघेल की सरकार में तो बना ही था,
आपने जो बातें बोली उसका एक एक का आंसर मैं देना चाहूंगी कि अगर भूपेश बघेल जी ने जो बयान दिया था कि गर्मियों में गायें नहीं रहती, सर गर्मियों में इंसान अपने घर के अंदर रहते हैं क्या? थोड़े खुले आबो हवा में तो घूमते हैं। थोड़ा बहुत आबो हवा तो जानवरों को भी चाहिए, हम तो इंसान हैं। अगर हम इंसान होके सोचते हैं कि थोड़ा हवा आ जाए, कहीं से कुछ एटमॉस्फेयर अच्छा मिल जाए, तो वो तो जानवर है, उनको तो हमको थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि गोठान से ही निकल के दिन रात सड़कों पे जानवर गायें बैठे रहती थी। बराबर एक टीम थी, टीम गठित की गई थी। कहीं पर दिखती थी गायें, लवारिस गायें, घूमती हुई गायें, बराबर गोठान में उनको रखा जाता था। और गोठान के ही माध्यम से तो लोगों को रोजगार भी मिला। गोबर जो है उसका भी सदुपयोग हुआ है सर। ऐसा नहीं है, लोगों को रोजगार भी मिला, उसमें इनकम भी आया है। तो भारतीय जनता पार्टी सीखना है ना, कांग्रेस की सरकार से सीखना चाहिए। अगर वो तंज कस सकती हैं तो भाई सरकार से कांग्रेस की क्यों नहीं सीखी? क्यों गोठान बंद कर दी भाई? आज लवारिस अवस्था में गायें, भाई आज सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण, मुख्य कारण क्या है? मवेशी जो है रोड पे बैठ रहे हैं। आज हम राहगीर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो अगर आप मुझे बताइए गोठान था तो उस समय तो इतने एक्सीडेंटल केस नहीं होते थे। हमारी जो गाय, हमारी जो माँ है वो सड़कों पे तो नहीं मरती थी, उनकी देख रेख की जाती थी। और जो गोबर है, जो आज हम कंडे बनाते हैं, खाद बनाते हैं, उनका सदुपयोग भी हो रहा था, उनको बेचा भी जा रहा था, मार्केट से इनकम भी हो रही थी, लोगों का घर भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने काम तो किया है ना। और उनको खुला छोड़ देना, तो इनको तो टॉपिक चाहिए ना, इनको तो तंज कसना है। इनके पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो इनको तो मुद्दे चाहिए, और मुद्दे ले लो। बड़ा पका पुकाया तो मुद्दा था गोठान का, ले लिए। तो भाई आपने जब इतने अच्छे अच्छे काम करने के वादे और कस्में खाए हैं तो गोठान आपने क्यों बंद कर दिया? भूपेश बघेल सरकार ने चलाया है गोठान, और ये आम नागरिक भी जानती है। गांव में, एक एक गांव में आप देख लीजिए गोठान बने थे, गायों की रक्षा होती थी, उनको वहां रखा जाता था, और जो गोबर निकलता था उसका यूटिलाइज किया जाता था, उपयोग किया जाता था। तो ये खाली बोल सकते हैं, कर नहीं सकते, और करते हैं तो फिर बंद क्यों कराना? करना चाहिए था, कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहिए था। अब थोड़ा मैं राजनीति में आता हूँ, सरकार और उसके कार्य से अलग हटकर। क्या आपको लगता है कि आज की कांग्रेस जो है, जो मौजूदा कांग्रेस सत्ता से जब बाहर हो चुकी है, तो 3 भागों में बटी हुई है। एक भाग दीपक बैज का है जो बस्तर का इलाका संभालते हैं, एक भाग अंबिकापुर का है जहां सिंहदेव छत्रप बने हुए हैं, और बीच का जो मध्य छत्तीसगढ़ है उस पर भूपेश बघेल की चलती है। ये 3 भागों में कांग्रेस बटी है, ऐसा महसूस करती हैं? मैं बिल्कुल नहीं करती। देखिए सर, मैं पॉलिटिकल किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं एक सामाजिक स्तर पे मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं देखिए, मैं जिस पोस्ट में हूँ अभी वर्तमान में, मानव अधिकार न्याय सुरक्षा संगठन, तो मैं उस पोस्ट में रह के अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल नहीं बटी है। अब मुझे बताइए, अगर दीपक बैज जी जो पीसीसी चीफ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी हैं, बाबा साहब जो हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, हर क्षेत्र में हर इंसान का अपना एक समन्वय सबसे होता है, प्रेम सबसे होता है। आप मेरी बात ले लीजिए, अगर मेरे साथ कोई जुड़ा है तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा आदमी है। आज कांग्रेस में सब इनके हैं, पंजे के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये जो बातें आ रही है बाहर निकल के कि अलग अलग गुट बने, सर गुट किसी का नहीं बना हुआ है। काम हम सब पार्टी के लिए ही करते हैं। अगर पार्टी के लिए भूपेश बघेल जी काम किए सीएम बन के, तो दीपक बैज जी ने भी तो काम किया, बाबा साहब ने भी, टीएस सिंहदेव जी ने भी तो काम किया, बाबा साहब ने भी तो काम किया। ऐसा नहीं है सर, गुट किन्हीं का नहीं बना है, ये बोलने की मनगढ़ंत बातें हैं। काम सब करते हैं, मिल के करते हैं। ताली तो सर दोनों हाथ से बजती है, मुट्ठी भी भींचती है, तो ये पांचों हमको बराबर करनी पड़ती है तभी भींचेगी। तो यहाँ पर ये जो बार बार मैंने भी देखा है कुछ जगहों में राजनीतिक षड्यंत्र भी हो रहे हैं, ये उनका आदमी, ये इनका आदमी, आदमी कोई किसी का नहीं रहता। मैं तो पार्टी से बाहर हूं, लेकिन जब मैं उस पार्टी में थी तो भी मैं यही बोलती थी, मैं तो पंजा की हूं ना, मैं तो कांग्रेस पार्टी की हूं ना, मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए झंडा उठा रही हूँ, लड़ाई लड़ रही हूँ, मैदान पे उतर के काम कर रही हूँ, तो मैं तो कांग्रेस पार्टी की हूँ।
और वो जो टीम है जो कांग्रेस और बीजेपी करते हैं, तो सर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है हर किसी का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी में गुट बने हुए हैं। ये बोलने की बातें हैं क्योंकि इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, तो पॉलिटिकल और कौन सी बातों में बात करेंगे बताइए। क्योंकि गुट किसी का नहीं है, पार्टी एक है कांग्रेस पार्टी। सब सैनिक है कांग्रेस पार्टी के, काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, और आने वाले विगत समय भी एकजुट होकर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आप सचिव रहीं और पार्षद चुनाव के समय, ये बड़ा छोटा चुनाव होता है, सबसे मैंने बहुत निम्न स्तर का चुनाव होता है, निकाय चुनाव जो होता है, उसमें आपने टिकट के लिए इस्तीफा दे दिया। मातृ संगठन जिसकी आपने बहुत अभी पैरवी की, उस संगठन को आपको छोड़ना पड़ा, क्या कारण था? सर सबसे पहले तो बताना चाहूंगी, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, मैंने अपनी बात रखी थी। और ऐसा नहीं है कि पार्टी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, पार्टी ने भी मेरा सपोर्ट किया था। और कहीं ना कहीं मेरा हिम्मत तो कांग्रेस पार्टी ही थी, क्योंकि मैं महिला भाई प्रदेश कांग्रेस में महिला सचिव रही हूँ। तो जब मैं काम करती हूँ, जब हम जमीन पे काम करते हैं, तो हमको जमीनी स्तर पता चलता है कि कहाँ पर क्या काम चल रहा है। तो मैंने तो फील्ड वर्क किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं मेरे को उम्मीद थी पार्टी से कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। उम्मीद भी अच्छी खासी थी कि मुझे मिल सकती है टिकट, और ऐसा नहीं है, पैनल में बराबर मेरा नाम चल रहा था। लेकिन सर कहा जाता है ना कि किस्मत में नहीं रहता तो नहीं मिलता, और आके चला जाए तो कहीं ना कहीं तकलीफ होता है। क्योंकि मैंने बैरिकेड्स तोड़े, मैंने बराबर पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े रही, और तो और मैं निरंतर पार्टी की सेविका बन के काम करी, कार्यकर्ता बन के काम करी, झांसी की रानी बन के मैंने काम किया। तो सर एक उम्मीद तो रहती है, हर किसी को रहती है, मेरी जगह कोई और होता उसको भी उम्मीद रहती। लेकिन असल में हुआ यूं है कि मेरा एक प्रोफाइल भी लगा हुआ था, कहीं ना कहीं लोग मेरे को मेरे नाम और काम से जानते हैं कि वो पूनम पांडे है। तो एक पार्षद का चुनाव छोटा जरूर होता है, लेकिन हमारी शुरुआत अगर छोटे से हो तो हम बड़ा सोच सकते हैं। मैं सोच तो बड़ा भी सकती थी, मैं विधायक के लिए भी मांग सकती थी टिकट, लेकिन मैं शांत रही। कारण था कि भाई कहीं ना कहीं मुझे छोटे स्तर में ही काम करना है। आज अगर मैं जमीनी स्तर पे काम करती हूँ तो मैं छोटे केसों को पहले उठाती हूँ, मुद्दा पढ़ती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस लेती हूँ। तो मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना था, और तकलीफ भी इस बात की है कि पार्टी से टिकट नहीं मिला और मैं निर्दलीय लड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी पार्टी से मुझे लगाव है, प्रेम है। और मैं बता देना चाहूँगी कि और भी बहुत सारी बातें मेरे पीछे हुई हैं, या चीज़ें हो जाती है आवेशवश। लेकिन बोलते हैं सर अगर घर वापसी हो जाए और अगर अपने को गलती का एहसास हो जाता है कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हमने भी थोड़ा सा काम कर दिया, या हमने हक मांगने में थोड़ा जल्दबाजी कर दिया, तो हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। अब पार्टी को लगेगी कि घर वापसी होनी है तो बिल्कुल अच्छे से घर वापसी हो जाएगी। क्योंकि आज भी हम कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, और लगातार हम तो सामाजिक क्षेत्रों में काम कर ही रहे हैं ना, तो आगे भी करेंगे। तो दो सवाल केवल हम आपसे करेंगे। एक तो ये कि टिकट न मिलने का कारण क्या रहा, आखिर आपका नाम होते हुए भी, शीर्ष पे होते हुए भी, ये क्या मेरा आदमी तेरा आदमी का खेल था? सर ये तो आपने मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट पूछा है, और इसको मैं खुल के भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये चीज़ें आ भी जाती हैं, क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र है। और राजनीति जो होती है वो हर इंसान चाहता है कि दो कदम मुझसे आगे ही रहे। तो चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, हर जगह यही हाल है। लेकिन कोशिश तो हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे लिए करते ही हैं, ऐसा नहीं है नहीं लड़ते। आज क्या मेरी बातें फूलो देवी नेताम मैडम ने नहीं रखी होगी, बिल्कुल रखी थी। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि बहुत सारे लोग हैं, एक अगर नेता मेरे लिए लड़ रहा है तो दूसरा थोड़ा सा शांत है, तीसरा और किसी के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा पेच फंस जाता है। तो हो सकता था वहां मुझे शांत रह जाना था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं चुनाव लड़ती तो मैं चुनाव निकाल लेती। लेकिन वहां पर सिटिंग पार्षद जो थे, आपको पता होगा उत्तम साहू जी, जो हमारे आदरणीय हैं, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के ही थे, पार्षद थे। तो उनकी सिटिंग भाई उनकी जो वाइफ को जब महिला हुआ वार्ड चंगोरा भाटा,
तो मुझे एक उम्मीद जागी थी कि अगर मुझे टिकट मिलता तो मैं चुनाव निकाल लेती। लेकिन कहीं ना कहीं सर मेरे साथ थोड़ा सा गलत हुआ है कि सिटिंग पार्षद की वाइफ को टिकट मिल गया, जो घरेलू है, जो कभी हमारे पार्टी में नहीं आई, जिसने कभी एक झंडा नहीं उठाया, जिसने कभी एक मुद्दे में बात नहीं रखी। तो तकलीफ तो हुई है। तो जो चीज़ें हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें सामने हमको फेस करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं है, ये दोनों पार्टियों को करनी पड़ती है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी थी, मेरी बातें रखी गई थी ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, बट उसको मैंने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। दो बात निकल कर सामने आई है जी। एक तो ये, इससे सिद्ध हो गया कि मेरा आदमी तेरा आदमी कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है। दूसरी बात है कि हम पार्षद पति, पति सरपंच पति, इससे कब बाहर निकलेंगे? सीधे महिलाएं कब एक्टिव होंगी? देखिए सर, मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं किन्हीं को तो टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बाहर आना, क्योंकि हम अपना घर परिवार छोड़ के पूरा समय देते हैं पार्टी को, चाहे सामाजिक क्षेत्र को, राजनीतिक क्षेत्र को। तो हमको लगता है कि हमको हमारा अधिकार भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमारे पीछे कोई खड़े होकर ये नहीं बोलेगा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो हमारे अंदर का जो हिम्मत है वो और नहीं आगे बढ़ेगा। ये पति पत्नी वाला खेल तो बंद कर देना चाहिए। मैं स्पेशली कह रही हूँ न्यूज़ के माध्यम से। हो सकता है मेरे कुछ आदरणीय लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन अभी मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ, ना मैं बीजेपी हूँ ना मैं कांग्रेस हूँ। मैं कांग्रेस में रही थी, मैं पूर्व प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस हूँ। मेरी मानसिकता, मेरी सोच, मैं कांग्रेस के प्रति मेरी आस्था, मेरा प्रेम आज भी है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी सर, मेहनत हम करते हैं, सड़कों पे हम उतरते हैं, लड़ाइयां हम लड़ते हैं। पार्टी जो आदेश करती है, सर आंखों पे लेके एक महिला काम कर रही है, अपना समय दे रही है, अपने परिवार को साइड में रख के अगर पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, तो पहली प्राथमिकता तो कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता उन महिलाओं की होनी चाहिए जो पार्टी के लिए समर्पण भाव दिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जब ये ख़त्म होगा तो एक लीडर पैदा होगा, एक लीडर बाहर आएगा। नए लीडर जब पैदा होते हैं तो पार्टी और मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये होगा। मैं तो मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें बंद नहीं करेंगे, हम अच्छी चीज़ें खोते रहेंगे। और हीरा की परख होती है, जौहरी को ही होती है। तो हीरा की परख तो जौहरी ही करेंगे, लेकिन जब हीरा अपने आप में एक रोशनी दे रहा है, एक हिंट कर रहा है, तो उस हीरे को निखारने का काम जौहरी का होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हो और हम जैसे लोगों को मौका मिले, ताकि हम जिस पार्टी में भी रहें। अभी तो मैं कांग्रेस की हूँ सर, दिल से बोल रही हूँ। देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, और कई लोगों को लगेगा कि अभी तो ये पार्टी से बाहर है और ऐसा, तो पार्टी से बाहर हूँ ना। मेरे सोच को, मेरी अंतरात्मा में जो चीज़ें हैं उसको तो आप बदल नहीं सकते। कल मैं वापसी करूँ ना करूँ, मुझे पार्टी लेती है नहीं लेती है वो उनका निर्णय है, क्योंकि वो अपने निर्णय के लिए सर्वोपरि है। लेकिन मेरी सोच और मेरे ब्लड में तो मेरा कांग्रेस आज भी था, कल भी था, और आने वाले टाइम में भी रहेगा। बस देखते हैं कि जो हमारे जौहरी लोग हैं वो हीरो की परख कर पाते हैं या नहीं। और ये मेरा आदमी तेरा आदमी, और ये जो चीज़ें आपने जो मुझसे पूछी है कि पार्षद पति हो गए या पत्नियां हो गई, सरपंच पति या तो ये चीज़ें बाहर हटनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। आपने दल छोड़ा है, दिल अभी वही है। दिल अभी वही। आज यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।